सभी व्यूअर्स का वार्म वेलकम है। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे इस क्लिप से। चाइना की क्लिप है ये। किसी इंसान को ज़बरदस्ती कोविड वैक्सीन लगाने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है ना। अब ये जो आप चाइना में देख रहे हो ना, इसी पे बेस्ड है आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल, वेइंग द एविडेंस। ये आर्टिकल बात करता है कैसे इंडिया में अब किसी को भी वैक्सीन लगाना ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही नहीं होगा, है ना। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा दूं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग क्विज़ है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल में जो भी सीखोगे इस क्विज़ पे आप अप्लाई करोगे ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। क्लास के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है वेइंग द एविडेंस। देखिए, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और वे करने का मतलब होता है तोलना, किसी चीज़ को असेस करना। तोल के जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप देखते हो वो कितनी भारी है, कितनी हल्की है। असेस करना, डिलिब्रेट करना, जायज़ा लेना। कह रहा है एविडेंस को हमें असेस करना पड़ेगा, उसको वे करना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। अब इस वे नाम के वर्ड को देखेंगे। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इससे 2 फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स कई बार कर चुके हैं अपने, वे ऑन या वे डाउन, और दूसरा वे इन। मैं चाहता हूँ पहले खुद से सोच के देखो दोनों ये जो फ्रेजल वर्ब्स है क्या काम करती हैं। चलो खुद से ट्राई करना आप, है ना, कितना आपको याद है। देखिए, वे डाउन, वे मतलब वज़न, डाउन मतलब नीचे। किसी चीज़ के ऊपर वज़न डाल देते हो तो उस चीज़ को आप नीचे की तरफ झुका देते हो। वे डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्डन करना, किसी पे बोझ बनना। बिल्कुल आसान है ना। वे इन, इसका मतलब होता है अपने वेट को इन करना किसी चीज़ में। वे इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। भाई कोई काम चल रहा है, कोई बात चल रही है, आपने बीच में आकर के हाथ बटा दिया, किसी बात में बीच में डिस्कशन में शरीक हो गए, तो आपने अपना वेट उस डिस्कशन में या उस काम में डाल दिया। अब आपने वे इन कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, अपनी भागीदारी दे दी। तो याद रखें इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स को। चलो आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है, ये वे इन, ये वे डाउन, सब आज के क्विज में आ जाएगा, है ना। कह रहा है इमर्जिंग एविडेंस नॉट प्रेसिडेंट्स मस्ट गवर्न इंडियाज पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन। कह रहा है इमर्ज होते हुए, उभर करके आती हुई एविडेंस जो है, सबूत जो है, ना कि पास्ट एग्जाम्पल्स, ना कि प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं मिसाल। कह रहा है हमें एविडेंस को, इमर्जिंग एविडेंस को, ना कि मिसालों को गवर्न करवाना चाहिए इंडिया की पॉलिसी को वैक्सीनेशन को लेकर के। तो इंडिया वैक्सीनेशन को लेकर के जो भी पॉलिसी बनाए, किसी भी तरीके से इंडिया की पॉलिसी गवर्न हो, गवर्न का मतलब होता है निर्धारित होना, डिटर्मिन होना, वो होनी चाहिए एविडेंस यानी साइंस के हिसाब से, ना कि चाइना के, रशिया के या यूके के किसी एग्जाम्पल के हिसाब से। प्रेसिडेंट्स को हमें एग्जाम्पल को नहीं लेना है, कंसिडर करना है। चलिए, सब्जेक्ट आपका एविडेंस और प्रेसिडेंट्स दोनों जुड़े हुए हैं कॉमा से। वैसे दोनों के बीच में एंड आना चाहिए, लेकिन ये टाइटल पैराग्राफ है, कॉमा लगा दिया है। 2 सब्जेक्ट्स जो है कॉमा से जुड़े हुए हैं ना। इन दोनों की वर्ब है मस्ट गवर्न। इमर्जिंग मतलब उभर करके आती हुई, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, पास्ट एग्जाम्पल। पैराडाइम भी बोलते हैं, पैरागॉन भी बोलते हैं, और एग्जाम्पलर भी बोलते हैं, है ना। मिसाल को सारे मिसाल के सिनोनिम्स हैं। चलो आज का आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, वोकैबलरी में भी रिच है। अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि क्या हो, इस आर्टिकल को अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। साथ ही आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो अपनी वोकैब शीट है, आ जाओ इस पर। टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, रोज़ ये अपडेट होती है, इसको डाउनलोड कर लो। ग्रुप में सुबह 7 बजे आपको PDF मिल जाती है एडिटोरियल की, ताकि आप पहले इसको रीड कर सको। जॉइन द ग्रुप। आज के वर्ड्स हैं पैराडाइम, डिसाइसिव, कमेंसुरेट, कॉन्ट्रम और डिफरेंस।
पैराडाइम का मतलब होता है मिसाल। अभी इस वर्ड को हमने देखा था, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। इसको प्रेसिडेंट, एग्जाम्पलर, पैरागॉन या एपिटमी भी बोलते हैं। एपिटमी एक एडवांस वर्ड है किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए, है ना। इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ ए स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक मिसाल है एक स्थायी, एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी का। चलो, पैराडाइम का एक और सिनोनिम भी है, एक और मीनिंग भी है, सिस्टम या अरेंजमेंट। सिस्टम को भी पैराडाइम बोलते हैं। जैसे एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन चेंज कर सकती है सामाजिक सिस्टम को, यानी अरेंजमेंट को किसी भी कंट्री के, है ना। तो ये पैराडाइम के दो मीनिंग होते हैं, मिसाल या सिस्टम। तो आज अपने पास दूसरा वर्ड है डिसाइसिव। ये वर्ड कई बार कर चुके हो। हर वो चीज़ डिसाइसिव है जिससे कोई डिसीजन निकले, कंक्लूसिव हो। निर्णायक बोलते हैं हिंदी में, जिससे कोई निर्णय या कंक्लूजन या डिसीजन निकले, वो डिसाइसिव होती है ना। तो डिसाइसिव, कंक्लूसिव, क्रिटिकल, फेटफुल और मोमेंटस एक ही बात है। मोमेंटस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फेटफुल मतलब जिससे आपका फेट डिसाइडेड हो। फेट मतलब नसीब, तो फेटफुल मतलब जिससे आपका नसीब जो है निर्धारित होता है, फेटफुल। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक निर्णायक भूमिका, एक निर्णायक एक्शन लेना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। डिसाइसिव, ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है कमेंसुरेट। ये एक एडजेक्टिव है। ये बना है किससे? को प्लस में मेंसुरेट से। मेंसुरेट मतलब तोलना, को मतलब साथ में। कमेंसुरेट दो चीज़ें होती हैं जब वो बराबर होती हैं, कंपेरेबल होती हैं साइज़ में, डिग्री में, एक्सटेंट में। जब दो चीज़ें एक जैसी हों, एक आकार की हों, तो आप बोल सकते हो बोथ द थिंग्स आर कमेंसुरेट, है ना। हर सैलरी इज़ नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी सैलरी कमेंसुरेट नहीं है, बराबर नहीं है उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है और सैलरी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ें आपस में कमेंसुरेट नहीं है। इसको कमेंसुरेबल भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। प्रोपोर्शनेट को आज आप आर्टिकल में देखोगे। दो चीज़ें जब एक जैसी हो ना, बराबर हो, कंपेरेबल हो, कमेंसुरेट या प्रोपोर्शनेट। कॉनन्ड्रम बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है एक पहेली, एक अनिग्मा, एक पजल, एक मिस्ट्री, रिडल या पैराडॉक्स। जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इसका क्या जवाब है? मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई जवाब ना हो, ऐसी चीज़ों को इंग्लिश में कॉनन्ड्रम बोला जाता है। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अब देखो ये पुराना सेंटेंस है, इसको यूक्रेन कर देते हैं, ठीक है। द सिचुएशन इन यूक्रेन इज़ अ कॉनन्ड्रम। यूक्रेन सिचुएशन अपने आप में एक पहेली है, एक पजल है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना, इज़ अ कॉनन्ड्रम। लास्ट वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आपको हेजिटेशन या हेजिटेंसी भी होती है। हेजिटेशन, हेजिटेंसी का मतलब होता है झिझक, है ना, रिलक्टेंस या अनविलिंगनेस किसी काम को लेकर के। डिफिडेंस इन टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन कैन स्पॉइल योर लाइफ। डिफिडेंस जो है, झिझक जो है, सही एक्शन को, रिक्वायर्ड एक्शन को लेने में आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर सकती है, ठीक है ना। किसी भी काम के लिए झिझक जो होती है, हेजिटेंसी, हेजिटेशन, अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस कहलाती है डिफिडेंस। आज इसका सिनोनिम है हेजिटेंसी। इसको आप आज आर्टिकल में देखेंगे। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास, डिटेल में आपने कर लिए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है जिसमें लिखा गया है किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती इंडिया में वैक्सीन नहीं लग सकती। सरकार जो है किसी को मजबूर नहीं कर सकती वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन इस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, मतलब ये ऑर्डर जो है हमेशा नहीं चलेगा। अगर केसेस बहुत बढ़ जाएं और लोगों की जान को खतरा हो, सेकंड वेव की जगह थर्ड वेव आ जाए, तब सरकार के पास फिर से पावर्स भी आ जाएंगी वैक्सीन को लगाने की। तो ये ऑर्डर अपने आप में बहुत ही बैलेंस सा ऑर्डर है कि आज के हिसाब से ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कल को ज़रूरत पड़े तो ज़बरदस्ती भी सरकार ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसे ऑर्डर्स की हमें ज़रूरत है जो एविडेंस बेस्ड हो, जो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से हों, सबूतों के हिसाब से हों, ना कि पास्ट एग्जाम्पल्स के हिसाब से हों। हमारी पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी सबूतों और साइंस के ऊपर चलनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है साइंस बेस्ड। आज की टोन है रैशनल या लॉजिकल, लॉजिक की बात कर रहा है। चलो आ जाओ आर्टिकल को शुरू करते हैं। अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो ज़रूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। तीनों कोर्सेज़ पे ईद पे डिस्काउंट चल रहे हैं। आज रात तक 450-775 रुपये में एक साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट
in a decisive order has laid out a fine balance between individual liberty and the state's right to impose restrictions in the interest of public safety। कह रहे जो द सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने एक निर्णायक ऑर्डर में, डिसाइसिव, फेटफुल या कंक्लूसिव ऑर्डर में ले आउट किया है, इस्टेब्लिश किया है, प्लान बनाया है एक फाइन बैलेंस को, एक बहुत ही अच्छे बैलेंस को। किस किस के बीच में भाई? ये बैलेंस बनाया गया, संतुलन बनाया गया दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ है बिटवीन लगा के बता रहा है इंडिविजुअल लिबर्टी, और दूसरी एंड लगा के बता रहा है स्टेट्स राइट्स। तो किसी भी आदमी की निजी स्वतंत्रता पे, आज़ादी पे, और सरकार के राइट पे, स्टेट के राइट पे, हक पे। और राइट किस चीज़ का है? इम्पोज कर देने का है, रिस्ट्रिक्शंस को लगा देने का है, पाबंदियाँ जो है रिस्ट्रिक्शंस को, है ना। और किस में? इंटरेस्ट में, भलाई में, पब्लिक सेफ्टी की, सबकी सेफ्टी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है, बहुत ही डिसाइसिव है। इस ऑर्डर में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाया गया है दोनों ही चीज़ों के बीच में, कि किसी भी आदमी के निजी हक कितने हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी या राइट्स कितने हैं, और सरकार के कितने राइट हैं उन राइट्स पे पाबंदी लगाने की, इंडिविजुअल लिबर्टी पे। और वो पाबंदी जब लगेगी तो लगेगी पब्लिक सेफ्टी में, लोगों की भलाई में, ना कि सरकार अपने हिसाब से लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज़ लेड आउट। ले आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को, प्लान को बनाना। किसी जो है, समझ गए ना, फॉर्मूला, प्लान, कोई ऐसी चीज़ को जब आप बनाते हो ना तो उसको आप करते हो ले आउट करना। टू मेक अ प्लान, टू मेक अ प्लान, ठीक है। बिटवीन और एंड साथ में आते हैं, आप जानते हैं। डिसाइसिव मतलब कंक्लूसिव, क्रिटिकल, जो अपने आप में, समझ गए ना, फेटफुल हो। इम्पोज का मतलब होता है लगाना, ज़बरदस्ती। इन द इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है भलाई में, है ना। अब ये ले आउट नाम की फ्रेजल वर्ब आपने देखी, इसके साथ में 3 फ्रेजल वर्ब्स अपने पास और हैं, और ले आउट का एक एडिशनल मीनिंग भी होता है। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार ट्राई दो। ले असाइड, ले बेयर और ले डाउन का क्या मीनिंग है? चलो, ले आउट और ले डाउन ऑलमोस्ट एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं। ले आउट का मतलब भी होता है इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, है ना। मेक अ प्लान, कोई भी चीज़ को आप इस्टेब्लिश करते हो ना तो ले आउट करते हो। और ले डाउन का मीनिंग भी ऑलमोस्ट यही है, सेम टू सेम, है ना। ले डाउन करना और ले आउट करना। अच्छा, ले आउट का एक एडिशनल मीनिंग है, वो होता है स्पेंड करना, एक्सपेंडिचर करना। जैसे सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च कर दिए किसी चीज़ पे, तो आप बोल सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट 10,000 करोड़ रुपी ऑन दिस स्कीम। तो जिसका एक एडिशनल मीनिंग है ले आउट का, स्पेंड करना, ठीक है। ले असाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को साइड में रख देना, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना या कैंसिल कर देना। जैसे सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड असाइड द ऑर्डर ऑफ द सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को ले असाइड कर दिया है, इग्नोर या कैंसिल कर दिया है। ले असाइड का एक और मीनिंग भी होता है फ्यूचर के लिए सेव करना। आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने उनको ले असाइड कर दिया एक बैंक एफडी में, ताकि फ्यूचर में आप यूज़ कर सके। तो फ्यूचर के लिए सेव करना भी ले असाइड होता है। इनका मीनिंग समझो आप, है ना, फीलिंग समझो, ताकि मीनिंग आपके दिमाग में रहे। बेयर का मतलब होता है बिना कपड़ों के, नेकेड। जब किसी चीज़ को आप ले बेयर करते हो, किसी चीज़ को आप सबके सामने बिना कपड़ों के रखते हो, मतलब किसी चीज़ को रिवील करते हो या डिस्क्लोज करते हो, ठीक है। इसको डिवल्ज करना भी बोलते हैं, डिवल्ज करना भी बोलते हैं। जैसे द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक हैज़ लेड बेयर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कोविड की सेकेंड वेव ने ले बेयर कर दिया है, सबके सामने रिवील कर दिया है इंडिया के या किसी भी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है ना। तो ले बेयर करना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना, बेयर कर देना, बिना कपड़ों के कर देना। तो ये सारी ले से बनने वाली ईडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, ध्यान करो, इनको याद करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, आज के क्विज में यूज़ होंगी सारी। कह रहा है एन इंडिविजुअल हैड द राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन एंड though the government could impose limitations on the rights of individuals, it had to be reasonable and proportionate to the extent that it achieved the objective, in this case containing the spread of the coronavirus। अब इस ऑर्डर में लिखा क्या हुआ है, इस ऑर्डर की जिस्ट क्या है ना। इसकी जिस्ट ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास राइट था, और किस चीज़ का राइट था? मना कर देने का वैक्सीनेशन को। और कह रहा है हालांकि दो सरकार जो है वो लगा सकती थी लिमिटेशंस को, सरकार जो है लगा सकती है रेस्ट्रिक्शंस को, राइट्स पे, हकों पे इंडिविजुअल्स के, फिर भी इनको सारी लिमिटेशंस को होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा? रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट। और प्रोपोर्शनेट किसके बराबर? किसके? उस एक्सटेंट के, उस लेवल के
जहाँ तक ये अचीव करती है इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को, और जो इस केस में है कंटेन करने का, कंट्रोल करने का कोरोना वायरस के स्प्रेड को। तो ये लिखा हुआ है इस ऑर्डर में। सबके पास इंडिविजुअल राइट्स हैं, सबके पास लिबर्टीज़ हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है मत करवाओ, ये राइट आपके पास है। और सरकार है ना आपके राइट्स पे लिमिटेशंस भी लगा सकती है, आपके राइट्स पे पाबंदी भी लगा सकती है, लेकिन ये पाबंदी बिल्कुल रीजनेबल होगी, लॉजिकल होगी, और साथ ही साथ बिल्कुल कंपेरेबल होगी जो इस पाबंदी से अचीव किया जाना है, जिस लेवल की चीज़। जैसे इस केस में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाला वायरस के स्प्रेड को कंटेन करना, उसको रोकना। तो बिल्कुल बैलेंस बना करके ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। आगे डिटेल में बताएगा आपको किस केस में हमारे पास राइट है और किस केस में हमारे पास राइट्स नहीं है। इंडिविजुअल की वर्ब है हैड, गवर्नमेंट की वर्ब है कुड इम्पोज, लिमिटेशन मतलब पाबंदियाँ, इट की वर्ब है हैड, इट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, प्रोपोर्शनेट टू, कमेंसुरेट टू, एक दूसरे से जब कंपेरेबल होते हो तो प्रोपोर्शनेट या कमेंसुरेट होते हो, है ना। जैसे उसकी सैलरी जो है कमेंसुरेट नहीं थी, वैसे ही यहाँ प्रोपोर्शनेट ना होने की बात हो रही है सरकार के एक्शन और उस एक्सटेंट की जो अचीव किया जाएगा। इट की वर्ब है अचीव्ड। कंटेन करना मतलब रोकना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। चलिए आगे बढ़े। अब ये बताएगा इस ऑर्डर को डिटेल में। कह रहा द करंट एविडेंस द कोर्ट reason suggested that unvaccinated individuals were no more likely to spread the virus than those vaccinated, and therefore people could not be denied access to public places, services and resources for being unvaccinated। कह रहे जो करंट एविडेंस है, जो करंट सबूत है हमारे पास, कोर्ट ने ऐसा रीज़न किया, कोर्ट ने ऐसी दलील दी कि ये सारी एविडेंस सजेस्ट करती थी दैट वो ये कि बिना वैक्सीन लगवाए हुए इंडिविजुअल्स अब वर बिल्कुल भी नहीं थे, नो मोर लाइकली मतलब संभावित, कि वो स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे इस वायरस को, और बजाय किनके, उन लोगों के जो है वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीन लगी है। तो कोर्ट यही कहता है कि एविडेंस यही है कि सबको कोविड हो चुका है, अब किसी के वैक्सीन लगी हो या वैक्सीन ना लगी हो, इससे वायरस के फैलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एविडेंस हमारी ये कहती है। और कह रहा है इसीलिए देयरफॉर पीपल जो है ना, अब उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है एक्सेस को पब्लिक सर्विसेज तक, पब्लिक प्लेसेस तक और रिसोर्सेज तक अनवैक्सीनेटेड होते हुए। तो किसी इंसान को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ट्रेन में सफ़र नहीं करोगे, आप किसी ऑफिस में नहीं जाओगे सरकारी में, आप बस में नहीं बैठोगे, अगर उसके वैक्सीन नहीं भी लगी है ना, तो अब वो किसी के लिए खतरा नहीं बचा है। ये करंट एविडेंस कोर्ट के हिसाब से सजेस्ट करती है। एविडेंस की वर्ब है सजेस्टेड, कोर्ट की वर्ब है रीजनड। रीजन का मतलब होता है दलील देना, है ना, रीजनिंग लगाना। अनवैक्सीनेटेड पीपल की वर्ब है वर, पीपल की वर्ब है कुड नॉट बी डिनाइड, एक्सेस टू मतलब किसी चीज़ तक आपकी पहुंच। हमेशा एक्सेस नाउन अपने बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन लेगा, लेकिन एक्सेस वर्ब कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती। वो लिस्ट याद है ना आपको, सारी वर्ब्स बताई हुई है आपको, हीड है, इम्पैक्ट है, स्ट्रेस है, अटैक है ना। तो वहीं पे एक्सेस वर्ब भी है। एक्सेस नाउन हमेशा अपने बाद टू लेगा, एक्सेस वर्ब अपने बाद कोई वर्ब जो है प्रीपोजिशन नहीं लेती है। नो मोर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं। चलो, फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है बीइंग, फॉर बीइंग अनवैक्सीनेटेड। कह रहा है हाउएवर दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर एंड इफ इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज्ड एंड वैक्सीन्स डिमॉन्स्ट्रेबली रिड्यूस्ड susceptibility to infections, the government was within its rights to impose restrictions। अब देखो बैलेंस कैसा बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ तो ये बोल दिया कि लोगों को आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो, लेकिन हालांकि जो है ना ये ऑर्डर अपने आप में कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में कोई स्वीपिंग या एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं है। ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब होता है सर्दी गर्मी, सुख दुख, जनवरी दिसंबर, हर मौसम में हर वक्त में वो ऑर्डर काम करेगा। आ रही है बात समझ में? ब्लैंकेट ऑर्डर है वो, हर तरीके से वो एब्सोल्यूट है। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो ये ऑर्डर है ना ये वाला, ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, हम पूरा बैलेंस बना के चलेंगे। कह रहा है अगर वैक्सीन की इन्फेक्शन की रेट्स जो है बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं, और वैक्सीन जो है वो रिड्यूस कर दें डिमॉन्स्ट्रेबली मतलब प्रूवेबल मैनर में, ऐसे मैनर में जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो वैक्सीन कम कर दे डिमॉन्स्ट्रेबली हमारी ससेप्टिबिलिटी को, हमारी वीकनेस को, हमारी वल्नरेबिलिटी को इन्फेक्शंस के लिए। तो कह रहे सरकार होगी पूरे अपने राइट्स में, सरकार के पास पूरा हक होगा रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, पाबंदियां लगाने का। तो ऐसा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। कल को वायरस के इन्फेक्शन बढ़े और वैक्सीन हमें पता लगा कि साइंस के हिसाब से इन्फेक्शंस को रोकेगी, तो सरकार के पास फिर से सारे राइट्स आ जाएंगे हमारे ज़बरदस्ती वैक्सीन्स लगवाने के। दिस की वर्ब है वॉज,
इन्फेक्शन रेट्स की वहाँ पर इंक्रीज्ड, वैक्सीन्स की वहाँ पर रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट की वहाँ पे वॉस। ये सेंटेंस पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखा हुआ है। इन्फेक्शन इंक्रीज का मतलब है इन्फेक्शन बढ़ जाएं, है ना। वैक्सीन्स रिड्यूस का मतलब है वैक्सीन्स रिड्यूस कर दें, ऐसा हो जाए। फ्यूचर के अंदर पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। डिमॉन्स्ट्रेबली मतलब जिसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके, जिसको प्रूव किया जा सके इन ए प्रूवेबल मैनर, डिमॉन्स्ट्रेबल मैनर। ससेप्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, डिफेंसलेसनेस, सबके आगे टू लगा के बताया जाता है आपकी वीकनेस को, है ना। ससेप्टिबिलिटी टू मतलब आपकी वीकनेस जो है इन्फेक्शन को लेकर के। चलो, इफ़ यू आर विद इन योर राइट्स, इसका मतलब है आपके पास पूरा अधिकार है। गवर्नमेंट इज विद इन इट्स राइट्स, गवर्नमेंट के पास भी पूरा अधिकार है। कैरी द ऑर्डर अंडरस्कोर्स साइंटिफिक रीजनिंग एंड दैट द पैंडेमिक ऑल्सो कंटिन्यूज टू पोज टफ साइंस कॉन्ट्रम्स दैट जनरेट न्यू नॉलेज एंड चैलेंज रिसीव्ड विजडम। कैरी ऑर्डर जो है ना, ये अंडरस्कोर करता है, ये हाईलाइट करता है वैज्ञानिक सोच को, साइंटिफिक रीजनिंग को। एकदम साइंस के हिसाब से बना हुआ ऑर्डर है ये। और इस चीज़ को भी कि जो पैंडमिक है ना, ये जारी है खड़े करना, पोज करना बहुत ही मुश्किल साइंटिफिक कॉन्ट्रम्स को, वैज्ञानिक पहेलियों को। और वो पहेलियाँ, वो कॉन्ट्रम्स, वो रिडल्स, वो एनिग्मास जो जनरेट करती हैं नई नॉलेज को, रोज़ हमें कुछ नया सिखाती हैं और चैलेंज करती हैं ऐसी विजडम को जो रिसीव्ड है, ऐसे ख्यालों को, ऐसे फॉर्मूलाज को जो हमने पहले से बना के रखे हैं। तो ये ऑर्डर जो है इस तरह का साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से है। साइंस बदलेगा, पैंडेमिक कोई नया चैलेंज थ्रो करेगी, नई कॉन्ट्रम आएगी तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये वही कॉन्ट्रम्स हैं जो हमारे लिए नया नॉलेज भी लाती हैं और हमारे पुराने नॉलेज को चैलेंज करती हैं। आई बात समझ में? ऐसे सेंटेंस बनाए। ऑर्डर की वर्ब अंडरस्कोर्स, पैंडेमिक की वर्ब है कंटिन्यू, दैट की वर्ब है जनरेट। दैट आया कॉन्ट्रम्स के लिए। कॉन्ट्रम मतलब मिस्ट्री या पहेली या रिडल, है ना, इसको एनिग्मा भी बोलते हैं। और दैट की दूसरी वर्ब है चैलेंज। प्लूरल एंटीसीडेंट है दैट का, इसलिए दोनों वर्ब्स भी प्लूरल हैं, जनरेट और चैलेंज। रिसीव्ड विजडम का मतलब है ऐसी विजडम जो हमने हमारे पूर्वजों से रिसीव की है ना, जो साइंस में चलती आ रही है, ऐसी विजडम भी चैलेंज हो जाती है इस पैंडेमिक की वजह से। चलो, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं मेरे ख्याल, है ना। पोज का मतलब होता है खड़ा करना, किसी सवाल को, डाउट को, क्वेश्चन को, डेंजर को, किसी नेगेटिव चीज़ को खड़ा करने को हम बोलते हैं पोज करना। कह रहा लास्ट ईयर दिस टाइम India was besieged by a second pandemic and also woefully short of vaccines। कह रहे पिछले साल इसी वक्त भारत बिसीज था, इंडिया घिरा हुआ था, और किसके द्वारा? पैंडमिक की दूसरी लहर के द्वारा। और साथ ही साथ बड़े ही दुखद तौर पे वोफुली कमी में भी था, शॉर्ट ऑफ भी था वैक्सीन्स। तो पिछले साल कंडीशन कुछ और थी, सेकेंड वेव सर पे खड़ी थी और वैक्सीन हमारे पास कम थी। इंडिया की वर्ब है वॉस। बिसीज का मतलब है सराउंडेड या बिलेगड, है ना। बिलेगड वर्ड आपने देखा है कई बार, चारों तरफ से घिरा होना, लेगड होना, बिलेगड होना या सराउंडेड होना, बिसीज होना। जब आप शॉर्ट ऑफ होते हो तब आपके पास उस चीज़ की कमी होती है। आई एम शॉर्ट ऑफ कैश, मेरे पास कैश की कमी है। इंडिया वॉज शॉर्ट ऑफ वैक्सीन्स, इंडिया के पास वैक्सीन्स की कमी थी, है ना। द मार्केट इज शॉर्ट ऑफ जॉब्स, मार्केट में जॉब्स की कमी है। कह रहा द सेंट्रल पॉलिसी देन वॉज to rationalize access to vaccines because demand outstripped supply। कह रहा सेंट्रल पॉलिसी उस वक्त की ये थी कि रैशनलाइज किया जाए, लॉजिकल बनाया जाए वैक्सीन्स तक हमारे एक्सेस को। कह रहे क्योंकि जो डिमांड थी वो पूरे तरीके से पीछे छोड़ती थी, एक्सीड कर रही थी, आउटस्ट्रिप कर रही थी सप्लाई को। आउटस्ट्रिप करना मतलब किसी को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देना। तो उस वक्त हमें वैक्सीन्स के लिए सबको लिमिट करना पड़ा कि आप 50 से ऊपर के हो तब वैक्सीन लगेगी, आप बीमार हो तब वैक्सीन लगेगी, है ना। तो इस तरीके से हमने रैशनलाइज किया था एक्सेस को, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास कम थी। सेंट्रल पॉलिसी की वर्ब है वॉस, डिमांड की वर्ब है आउटस्ट्रिप्ड, है ना। आउटस्ट्रिप्ड, आउटस्ट्रिप करना, किसी को पीछे छोड़ना। रैशनलाइज मतलब चीज़ों को रैशनल या लॉजिकल बनाना। कह रहा वाइल अवेलेबिलिटी वॉज अ की फैक्टर इट वॉज ऑल्सो बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस शॉर्ट वैक्सीनेशन स्टेम प्रोग्रेशन टू सीवियर डिसीज एंड द प्रायोरिटी वॉज टू सेव लाइफ्स। कह रहे जब अवेलेबिलिटी जो थी अपने आप में वैक्सीन्स की उपलब्धता थी, वो एक बड़ा की फैक्टर थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट थी। कह रहा ये इसलिए भी था, इट वॉज ऑल्सो बिकॉज, क्योंकि जो साइंटिफिक एविडेंस थी ना, ये हमें दिखाती थी कि वैक्सीनेशन जो है वो स्टेम कर सकता है, वैक्सीनेशन रोक सकता था प्रोग्रेशन को, एडवांसमेंट को, ख़राब डिसीज़ की तरफ, मतलब डिसीज़ के बहुत ही ख़राब फॉर्म की तरफ। और जो प्रायोरिटी जो थी ना, वो थी लाइफ्स को सेव करने की, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की। तो ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमें
ऐसा साइंटिफिक एविडेंस मिला था कि वैक्सीन अगर आपके लगी हो तो आपके बीमारी जो होगी ना वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, सीवियर डिसीज़ नहीं होगी, है ना। प्रायोरिटी जो है हमारी लाइफ्स को सेव करने की है लोगों को। अवेलेबिलिटी की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है वॉज, एविडेंस की वर्ब है श्योर्ड, वैक्सीनेशन मतलब इसकी वर्ब है स्टेम्ड। स्टेम वर्ब का मतलब होता है किसी को रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, हिंडर करना। लेकिन स्टेम फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है उभर करके आना, इमर्ज होना, ओरिजिनेट फ्रॉम होना। तो स्टेम फ्रॉम फ्रेजल वर्ब अलग है, लेकिन स्टेम वर्ब को बिना फ्रॉम के यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी को रोकना। तो स्टेम करती है प्रोग्रेशन को। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब ये एक प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेगा। लास्ट ईयर क्या था वो ठीक है, अब हाल में क्या है। करेक्ट, क्लोज टू 75% ऑफ इंडियंस हैव हैड एटलीस्ट वन वैक्सीन शॉट्स एंड अ गुड प्रोपोर्शन हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी। कह रहा लगभग 75% भारतीयों के, छोटे बच्चों को छोड़ दो तो 75% इंडियंस जो हैं, लगभग सारे के सारे एडल्ट जो हैं, उनको लग चुका है कम से कम वैक्सीन का एक शॉट। और एक बहुत ही बड़ा जो प्रोपोर्शन है, एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है, उनके पास हाइब्रिड इम्यूनिटी भी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, वैक्सीन से भी इम्यूनिटी आ गई और वायरस से भी इम्यूनिटी आ गई। आपको दोनों तरीके से इम्यूनिटी आपके अंदर एंटीबॉडीज़ मिली हुई हैं, हाइब्रिड इम्यूनिटी आपके पास है। इंडियंस की वर्ब है हैव हैड, प्रोपोर्शन की वर्ब है हैव। प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, क्लोज टू मतलब ऑलमोस्ट। चलो अब ये हैव हैड क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपको अभी करवाऊंगा, थोड़ा और फ्लो बनने दो। कह रहा न्यूअर highly transmissible variants and the vast experience of infections being rife despite triple shots have all depressed demand for boosters in India। कह रहे हाईली ट्रांसमिसिबल जो वेरिएंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलने वाले कंटेजियस जो वेरिएंट हैं वायरस के, और जो पश्चिम का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और किस चीज़ का, इन्फेक्शन के होने का, बहुत ही राइफ, बहुत ही अबंडेंट, और किसके बावजूद, डिस्पाइट 3-3 शॉट्स के। कह रहे हैं इन दोनों ही चीज़ों ने, एक तो नए नए जो वायरस आ रहे हैं, मतलब इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं ट्रांसमिसिबल, और जो हमें वेस्ट की न्यूज़ पता लग रही है कि 3 वैक्सीन लगने के बाद भी वहाँ इन्फेक्शन खूब होते हैं। कह रहे हैं इन दोनों ही चीज़ों ने ना, इन सभी चीज़ों ने डिप्रेस कर दिया है डिमांड को बूस्टर शॉट्स की इंडिया के अंदर। लोग बूस्टर शॉट्स इसीलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कोई नया वेरिएंट आएगा, और लगवाने के बाद भी एक्सपीरियंस तो यही है हमारा कि इन्फेक्शन हो जाता है। वेरिएंट्स और एक्सपीरियंस दोनों की वर्ब है हैव डिप्रेस्ड। वेस्ट मतलब पश्चिम, द वेस्ट लगाएंगे आप आगे पश्चिम के, क्योंकि वेस्ट जो है एक इमेजिनरी लोकेशन है, इमेजिनरी लोकेशन के आगे आप जो है द को लगाते हैं। ट्रांसमिसिबल मतलब कंटेजियस, फैलने वाला। राइफ का मतलब है अबंडेंट, बहुत ही बड़ी मात्रा में, है ना, अबंडेंट। कह रहा वाइल लास्ट ईयर बिफोर द सेकेंड वेव वैक्सीन हेजिटेंसी वॉज ascribed to the low uptake, it is quite likely now that people are exercising their option of waiting for more kinds of vaccines। अब बात कर रहा है कि क्यों वैक्सीन इंडिया में नहीं लग रही, अब ट्रिपल शॉट जो आ रहे हैं, बूस्टर शॉट्स क्यों नहीं लगवा रहे। कह रहे जहाँ पिछले साल सेकेंड वेव से पहले वैक्सीन की जो हेजिटेंसी थी, वैक्सीन की जो रिलेक्टेंस थी, अनविलिंगनेस थी, डिफिडेंस थी, वैक्सीन को लेकर के जो झिझक थी, कह रहा है इसको एस्क्राइब टू किया गया था, इसको जोड़ करके देखा गया था। एस्क्राइब टू करना मतलब किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़ना। तो कह रहे इसको एसोसिएट किया गया था लो अपटेक से, वैक्सीन के लो कंजम्पशन से। आ रही है बात समझ में। तो पिछले साल सेकेंड वेव आने से पहले लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, और उस वैक्सीन ना लगवाने को जोड़ के रखा गया था, जोड़ के देखा गया था लोगों की वैक्सीन को लेकर के झिझक से। कह रहा है वहीं अब ये बहुत लाइकली है नाउ कि लोग जो हैं इस्तेमाल में ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने इस ऑप्शन को, चुनाव को, जो है वेट करने का और तरह तरह की वैक्सीन्स का, फॉर मोर काइंड ऑफ वैक्सीन्स। तो इस साल लोग इसलिए नहीं लगवा रहे बचे हुए, उनको लगता है कोई और अच्छी वैक्सीन इंडिया में आएगी, मॉडर्ना की, जॉनसन की, उसको लगवाएंगे, है ना, इंडियन वैक्सीन्स को छोड़ करके। चलिए सिंपल सेंटेंस है। हेजिटेंसी मतलब झिझक, इसकी वर्ब है वॉज ascribed टू। एस्क्राइब समवन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ देना। द इन्वेंशन ऑफ द लाइट बल्ब इज एस्क्राइब टू थॉमस एल्वा एडिसन। लाइट बल्ब की जो इन्वेंशन है वो जुड़ी हुई है थॉमस एल्वा एडिसन से। आ रही बात समझ में। किसी चीज़ की ऑनरशिप को किसी चीज़ के साथ में जोड़ देना। हेजिटेंसी को हमने जोड़ा है अपटेक के साथ। अपटेक मतलब कंजम्पशन, अप प्लस में टेक से बना हुआ है, किसी चीज़ को कंज्यूम करना, अपटेक। इट की वर्ब है इज, पीपल की वर्ब है एक्सरसाइज। व्हेन यू एक्सरसाइज योर ऑप्शन, आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज योर ऑप्शन, एक्सरसाइज योर पावर्स, है ना, पावर्स या ऑप्शन को इस्तेमाल में लेना। चलो अब ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अपने हैव हैड वाला। ये क्या लिखा हुआ है हैव हैड,
पहले अपने आप से पूछो भाई हैव हैड वाली स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिक्स में 5 नंबर वीडियो है 15 मिनट की, हैव हैड को डिटेल में आपको करवाया हुआ है। तो क्या होता है हैव हैड? चलो वैसे नहीं बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो, ही सबमिटेड द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट को सबमिट किया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट को सबमिट कर चुका है ना। तो मैं कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस को? ही हैज़ सबमिटेड द रिपोर्ट, यानी V2 से वर्ब की सेकंड फॉर्म से मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी हैज़ प्लस में V3। ऐसा ही किया ना। अब यही काम हमें इन तीनों सेंटेंसेस के साथ में करना है। ही हैड अ हैवी लंच, उसने बहुत ही हैवी लंच को खाया। ही हैज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, वो पजेस करता है, हैज़ रखता है अपने पास बहुत सारी वेल्थ को, धन को। और वी हैड अ ग्रेट पिकनिक, हमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया एक अच्छी पिकनिक को, ग्रेट पिकनिक को। तो हैव वर्ब के 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है किसी चीज़ को खाना, ठीक है, आई एम हैविंग माई डिनर। दूसरा होता है किसी चीज़ को पजेस करना, किसी चीज़ को अपनी जेब में रखना। और तीसरा होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा वक्त बिताया हो किसी पिकनिक पे, किसी भी जगह पे। तो अगर हैव वर्ब के ये तीनों मीनिंग्स होते हैं और हैव वर्ब को यहाँ पे परफेक्ट टेंस में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे? आप क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे हैज़, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। और यहाँ भी आप लगा देंगे हैज़ इसी तरीके से। और यही काम बिल्कुल आप यहाँ भी करेंगे, है ना। और आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो वर्ब रखी है इसको V3 में बदल देंगे। तो यहाँ पे तो V3 में बदली हुई है वर्ब, ऑलरेडी हैड लगा हुआ है। यहाँ पे इसको V3 यानी अगेन हैड में बदलना पड़ेगा। और यहाँ इसमें ऑलरेडी हैड लगा हुआ है, V3 बनी हुई है। कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? ही के हिसाब से हैज़ हैड, वी के हिसाब से हैज़ हैड, ही के हिसाब से हैज़ हैड और वी के हिसाब से हैव हैड। तो ऐसे बनती है हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड। आ रही है बात समझ में? ये स्ट्रक्चर बताती हैं हैव फॉर्म के, हैव वर्ब के तीनों जो है यूसेस को परफेक्ट टेंस में, है ना। तो ही हैज़ हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ का मतलब है उसके पास बहुत सारा धन रहता आया है पिछले कई वक्त से। ही हैज़ हैड अ हैवी लंच, वो मतलब एक हैवी लंच जो है करता आया है। वी हैव हैड अ ग्रेट पिकनिक, हम जो है पिकनिक पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करते आए हैं। तो जब भी परफेक्ट टेंस बनाना हो हैव वर्ब के किसी भी यूज़ का, किसी भी इस्तेमाल का, तब आप हैज़ हैड या हैव हैड को यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो हैड हैड हो जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ भी तो यही हुआ है। इंडियंस जो है रखते आए हैं वैक्सीन के शॉट को, हैव हैड, है ना, इस काम को वो कर चुके हैं। यहाँ पे हैड का मतलब है एक्सपीरियंस करना। चलो हैव हैड, हैज़ हैड, ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आपके बेसिक्स में हो चुकी है। 5 नंबर वीडियो है, जाके चला के देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। द करंट एटीट्यूड इज़ foregrounded in the ground reality that daily infections are low despite a complete opening of normal life। तो लोगों का जो करंट एटीट्यूड है ना वैक्सीन ना लगवाने का, बूस्टर शॉट, कह रहा है ये एटीट्यूड फोरग्राउंडेड है। फोरग्राउंडेड मतलब विजिबल, फोर मतलब सामने, ग्राउंड मतलब ज़मीन। ज़मीन पे कोई चीज़ सामने आए, नीचे से निकल करके, है ना, विजिबल हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। कह रहा है ये एटीट्यूड बिल्कुल विजिबल है, दिखाई देता है हमें इस ज़मीनी हकीकत में, ग्राउंड रियलिटी में, दैट वो ये कि डेली इन्फेक्शंस जो हैं बहुत ही कम हैं, बावजूद एक कंप्लीट ओपनिंग अप के नॉर्मल लाइफ के। तो लोग देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, उसके बावजूद जो है इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। एटीट्यूड की वर्ब है इज़, इन्फेक्शंस की वर्ब है आर। फोरग्राउंडेड मतलब विजिबल, सबके सामने है, प्रोमिनेंट। डिस्पाइट मतलब बावजूद। कह रहा है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पेंडेमिक व्हेन वैक्सीन्स वर इन अ नेसेंट स्टेज the virus was raging, the scientific wisdom was that lockdowns and vaccinations of 2/3 of the population would end the pandemic, an idea that has not come to pass। कह रहे फर्स्ट ईयर में पेंडेमिक के पहले साल में जब वैक्सीन जो है शुरुआती स्टेज में थी, नेसेंट या फ्लैचलिंग या बिगनिंग स्टेज में थी। कल एक वर्ड हमने देखा था फ्लैचलिंग, है ना, नेसेंट उसका सिनोनिम है। कह रहे पहले साल में जब वैक्सीन्स बिल्कुल ही इन एक्सपीरियंस स्टेज में थी, शुरुआती स्टेज में थी, और वायरस जो है रेज कर रहा था, वायरस गुस्से में आगे बढ़ रहा था। रेज का मतलब होता है एंगर के अंदर आगे बढ़ना। कह रहा उस वक्त हमारी साइंटिफिक विजडम ये थी, हमारी वैज्ञानिक समझ ये कहती थी कि लॉकडाउन्स और वैक्सीनेशन जो है 2/3 पॉपुलेशन का वो ख़त्म कर देगा इस पैंडमिक को। कह रहा ये एक ऐसा आइडिया है जो कम टू पास नहीं हुआ है, जो हमारे सामने एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हमें लगता था ऐसा होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
आ गई बात समझ में? तो पहले यही हुआ था, लोगों को ये लगता था कि सबको घरों में बंद कर दो और 2/3 का वैक्सीनेशन कर दो, वैक्सीन खत्म हो जाएगी। लेकिन बाद में पता लगा वैक्सीनेशन होने के बाद में भी पैंडमिक खत्म होने वाली नहीं है। वैक्सीन्स की वर्ब है वर, नेसेंट मतलब बिगिनिंग स्टेज, फ्लैजलिंग स्टेज, वायरस की वर्ब है वॉज रेजिंग, विजडम की वर्ब है वॉज, साइंटिफिक विजडम मतलब हमारी समझ, लॉकडाउन्स और वैक्सीनेशंस की वर्ब है वुड एंड। 2/3 और 1/3 इन दोनों में क्या फ़र्क है? सभी से क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ मैं। 2/3 आपने लिखा है, अगर मैं इसकी जगह 1/3 लिखूँ तो मैं कैसे 1/3 को लिखूंगा? पीछे एस आएगा 1/3 के या नहीं आएगा? ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं, आज रिपीट नहीं करेंगे, सबको आना चाहिए। अपनी नोट्स की डायरी निकाल लो, है ना, डालना कमेंट्स में, लंबे वक्त तक याद रहेगा। दैट की वर्ब है हैज़ नॉट कम टू पास। व्हेन थिंग्स कम टू पास, इसका मतलब है थिंग्स अकर या थिंग्स हैपन। किसी चीज़ का घटित होना कहलाता है किसी चीज़ का कम टू पास होना, ठीक है ना, एक फ्रेज है इंग्लिश में कम टू पास। करे दस इट कुड वेरी वेल बी दैट न्यूअर काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स proven to curb transmission may change the understanding of the best possible means to contain the blight। कह रहा है इसलिए ये चीज़ बहुत पॉसिबल है, इट कुड बी, इट कुड वेरी वेल बी, ये बहुत अच्छे से हो सकता है। दैट वो ये कि नई नई तरह की जो वैक्सीन्स हैं जो प्रूवन हो, जो सब जिनको साबित किया गया हो कि वो कर्ब करती हैं, वो रोकती हैं वैक्सीन के जो है पैंडेमिक के फैलाव को, ट्रांसमिशन को। कह रहा है ऐसी जो वैक्सीन्स है ना वो बदल सकती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को, और किस चीज़ को लेकर के, सबसे अच्छे तरीकों को लेकर के रोकने के, कंटेन करने के इस ब्लाइट को, इस बीमारी को, है ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बदलती जा रही है। अब हमें पता लगा कि वैक्सीन से बीमारी रुकती नहीं है, बल्कि थोड़ी सी जो है सीवियरिटी उसकी कम होती है। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी वैक्सीन्स आ जाएं नई तरह की जिससे बीमारी जो है रोक भी सके। इट की वर्ब है कुड बी, इसका मतलब है ऐसा हो सकता है। वैक्सीन्स की वर्ब है मे चेंज। प्रूवन मतलब जो साबित हो चुकी है, कर्व का मतलब है रोकना, मीन्स का मतलब होता है टूल, रास्ता किसी काम को करने का। कंटेन और कर्व एक दूसरे के सिनोनिम है, रोकने के। ब्लाइट का मतलब होता है बीमारी, डिसीज, प्लेग, स्कर्ज या एफ्लिक्शन, किसी बड़ी महामारी को बोला जाता है ब्लाइट, है ना, सब महामारी के सिनोनिम्स हैं। चलो, करे द सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी फॉर द ग्रेटर गुड इज परहैप्स among the oldest and toughest questions that democracies grapple with। फिर लगा रहा है सेमी कॉलम, कह रहा है एंड बियॉन्ड द ऑर्डर्स इट इज जुडिशियल रीजनिंग दैट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी एंड फ्यूचर डिस्कोर्स व्हेन फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज। कह रहा है जो सप्रेशन है इंडिविजुअल लिबर्टी का, लोगों की लिबर्टी पे जो रोक लगाने का काम है। आपने देखा ना वो चाइना की तस्वीर, लोगों की लिबर्टी है, लोगों को नहीं लगवानी वैक्सीन, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती लगवाए जा रहे हैं। कह रहे हैं ये जो सप्रेशन का काम है ना, किसी की लिबर्टी पे दबाव लगाने का जो काम है, और किसके लिए, ग्रेटर गुड के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए। कह रहा है ये चीज़ शायद परहैप्स सबसे पुराने और सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है, अमंग द ओल्डेस्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चंस। और वो सवाल जिनको डेमोक्रेसीज ग्रैपल विद करती हैं, वो सवाल जिनसे डेमोक्रेसीज निपटती आई हैं, कि लोगों के पाबंदी लगे या ना लगे, सबसे पुराने सवाल है किसी भी डेमोक्रेसी में। अभी सेमी कॉलम लगा के ये कह रहा है इन ऑर्डर्स के भी पार, इन ऑर्डर से भी आगे बढ़ के जुडिशियल रीजनिंग जो होती है ना, जो न्यायिक समझ होती है, जज साहब की जो रीजनिंग होती है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है हमारी पॉलिसी को और फ्यूचर डिस्कोर्स को, फ्यूचर में होने वाली डिस्कशंस को। कह रहा है व्हेन, जब फैक्ट्स जो हैं ज़मीनी हकीकत में ऑन द ग्राउंड चेंज होते हैं। आई बात समझ में? ये क्वेश्चंस तो हमेशा से बने ही रहेंगे कि रोका जाए या ना रोका जाए, लेकिन जुडिशियल रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी और फ्यूचर डिस्कोर्स होना चाहिए जब भी सिचुएशन में कोई चेंज आता है। सरकारें जल्दी से चेंज नहीं होती हैं, लेकिन जज साहब तो अपनी रीजनिंग को चेंज करके सरकारों को कुछ ना कुछ सही सलाह दे सकते हैं। तो जजेस का यही काम है, डेमोक्रेसी जब जिन सवालों से ग्रैपल विद करे उन पे आकर के सरकार को गाइड करें। जुडिशियल रीजनिंग का यही काम है। आगे बात समझ में? सप्रेशन की वर्ब है इस, डेमोक्रेसी की वर्ब है ग्रैपल विद, ग्रैपल विद का मतलब होता है निपटना। इट की वर्ब है इस, दैट की वर्ब है इन्फ्लुएंसेस, दैट आई है जुडिशियल रीजनिंग के लिए, न्यायिक समझ के लिए। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, है ना, बातचीत। फैक्ट्स की वर्ब है चेंज। ग्रैपल विद करना, डील विद करना, टैकल, पुट, कंटेंड, कोप अप विद करना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। याद क्या रखना है? टैकल के साथ में विद नहीं आएगा, सिनोनिम तो है, टैकल बिना विद के आता है। कोप के साथ में अप नहीं आएगा, कोप के साथ में अप नहीं आएगा, और पुट के साथ में अप आएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के सही सिनोनिम बने हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद याद रह जाएगा ना। चलो लास्ट सेंटेंस अपना, करेक्ट अथॉरिटीज मस्ट कीप साइंटिफिक एविडेंस एट द फोर फ्रंट
व्हेन दे टेक डिसीजंस दैट अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस। अथॉरिटीज़ को कीप करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस को, वैज्ञानिक समझ को फोर फ्रंट पे। फोर फ्रंट मतलब सबसे आगे, फोर मतलब सबसे आगे, फ्रंट मतलब सामने। साइंटिफिक एविडेंस को सबसे आगे रखना चाहिए हमारी सरकारों को, अथॉरिटीज़ को, जब भी वो कोई डिसीजन लेती हैं, व्हेन दे टेक एनी डिसीजन, और वो डिसीजंस जो अफेक्ट करें, इम्पैक्ट करें, प्रभावित करें हमारी इंडिविजुअल चॉइस को, हमारी पर्सनल लिबर्टी को। अथॉरिटीज़ की वर्ब है मस्ट कीप, दे की वर्ब है टेक, दे आया अथॉरिटीज़ के लिए, दैट की वर्ब है अफेक्ट, दैट आया डिसीजंस के लिए। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना या इम्पैक्ट करना। सिंपल सा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग था। ये आर्टिकल जो है ना आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए भी मसाला देते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट के राइट्स में से कौन सी चीज़ जो है आगे है ना, किस चीज़ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो यूपीएससी, सीएपीएफ, किसी भी एग्जाम के आप डिस्क्रिप्टिव में ऐसे जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को देखोगे तो यहाँ से आपको थोड़ी समझ मिलती है कि दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जाए। आपका क्विज है आज का, कॉन्ट्रम क्या होती है आपको पता है, एनिग्मा होती है, रिलेक्टेंस होती है, पैराडाइम होता है, प्रेसिडेंट होता है, बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। कमेंसुरेट, इस वर्ड को भी अपने 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल में ऑलरेडी। तो क्या होता है कमेंसुरेट का सिनोनिम, ये भी आप निकाल लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मेरे आंसर से अपने वाले को मैच कर लेना। क्लोज टेस्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको ले वर्ब जो है ना, इसकी सही जो है फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है। ले असाइड, साइड में ले करना, ले आउट करना, ले डाउन करना, ले ऑन करना या ले बेयर करना, सही मीनिंग वाली फ्रेजल वर्ब को आपको यहाँ पे फिट करना है। सेकंड वाले में आपको स्ट्रक्चर करवा चुका हूँ, हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड। उस स्ट्रक्चर को चेक करो और कैसे इस्तेमाल करोगे, सही तरीके से यूज़ करो सेकंड में। और थर्ड में आपसे वे वर्ब की सही फ्रेजल वर्ब को पूछा गया है। वे आउट को, वे ऑन को, वे इन को, वे डाउन को या बिना किसी प्रेपोजिशन के वे को। वे का मतलब होता है कंसीडर करना, है ना। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आप कर चुके हो शुरू में ही। ले वाली, वे वाली, हैज़ हैव वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है, कॉन्ट्रम का मीनिंग आप जानते हो, कमेंसुरेट का मीनिंग भी कर चुके हो। एक बार खुद से ट्राई दो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हिंट्स के साथ में आंसर डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपना मैच करना, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट से बताना। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो भी कमेंट्स में आप डाल सकते हो। मुलाकात लूँगा कल। कोर्सेज चल रहे हैं ऐप पे, है ना, फ़ायदा ले सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कोर्सेज बनाते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोर्सेज से रिलेटेड, मेरी टीम को मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ये नंबर है। अंटिल देन साइनिंग आउट।